स्वागत है आप सभी का अर्जुना कोचिंग में। यहाँ पर आपको एसीएफ की क्लासेस ली जा रही हैं। ये सभी क्लासेस 5 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी हैं, जहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर की रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। तो बिल्कुल देर मत कीजिए और ज्वाइन कीजिए अर्जुना कोचिंग। तो आज जो है हम एग्रीकल्चर के बारे में जो है टॉपिक है ना, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है कि एग्रीकल्चर आपका देखिएगा कि एसीएफ में एक नया सब्जेक्ट जोड़ा है सिलेबस में, और ये सब्जेक्ट का वेटेज अच्छा खासा है। ठीक है, 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे, ऑलमोस्ट आपके 40 से 50 नंबर कवर करेंगे। और क्योंकि ये एक नया सब्जेक्ट है तो स्टूडेंट्स को समझने के लिए भी थोड़ी दिक्कत होती है कि इतने शॉर्ट स्पैम ड्यूरेशन में आप कैसे इसको कवर करेंगे। तो इसी के लिए हम आज की जो क्लास रहेगी आपकी रहेगी। तो यहाँ पे आपको एक मैप दिखाई दे रहा होगा, ऑलमोस्ट आप सभी को ही पता होगा कि ये मैप कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जो टॉपिक रिलेटेड होगी वो किससे रिलेटेड होगी, आपकी छत्तीसगढ़ से। तो क्या है आपके टॉपिक का नाम, मैं आपको बता देता हूँ। आपके टॉपिक का जो टाइटल रहेगा वो होगा एग्रो क्लाइमेटिक जोन, एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ छत्तीसगढ़। क्या रहेगा, एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ छत्तीसगढ़। साथ ही साथ हम क्या और डिसाइड करेंगे, सॉइल ऑफ छत्तीसगढ़। क्लियर है। तो आज किस टॉपिक के बारे में डिस्कशन होगा, दो टॉपिक होगा आपका, एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ छत्तीसगढ़ और सेकंड होगा सॉइल ऑफ छत्तीसगढ़। अच्छा देखिए क्या होता है कि आपको सबसे पहले किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले ना उस टॉपिक के बारे में जानना जरूरी होता है। जब तक आप उसको नहीं जानेंगे तब तक आपको उसको बेहतर समझ नहीं आएगा। अब बात आती है कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन क्या होता है। छत्तीसगढ़ की तो बात की जाएगी, पर एग्रो क्लाइमेटिक जोन क्या होता है। तो क्या रहता है ना कि आपके जो भारत है ना, या जितने भी पर्टिकुलर आपके जगह रहते हैं ना, वहाँ पे अलग अलग वातावरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अलग अलग वातावरण पाया जाता है। जो वातावरण अलग अलग फसलों के लिए, अलग अलग भूमियों के लिए, या अलग अलग जो आपके संबंध रहते हैं ना मौसमों के लिए, उसके लिए अनुकूल रहते हैं। अब देखिए जैसे कि अगर हम बात करें ठंडी की, तो ठंडी सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलेगी, नॉर्थ साइड पे। गर्मी की बात करें तो साउथ साइड पे। बीच वाला जो पोर्शन है वो उष्णकटिबंधीय वाला होगा। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग वातावरण है ना। वैसे ही अगर हम मिट्टी की बात करें तो उसमें भी चेंजेस आएंगे। कहीं पे आपका रेड सॉइल पाया जाएगा, कहीं पे आपका ब्लैक सॉइल पाया जाएगा, कहीं पे आपका कीचड़ मिट्टी पाई जाएगी। तो यही वेरिएशंस को ना हमने ग्रुप में डिवाइड कर दिया है कि भाई इस पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है, क्या है, इस पर्टिकुलर जगह पे आपको ये स्पेसिफिकेशंस मिलेंगी। रेनफॉल इतना होगा, सॉइल्स इतनी होंगी, ये क्रॉप आपके लग सकते हैं। इसी को क्या किया गया है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कहा गया है। अच्छा, एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ छत्तीसगढ़ से पहले एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया की बात करते हैं। आपका क्वेश्चंस पूछा जाता है। देखिए एसीएफ में सबसे जरूरी क्या है कि आप कम टाइम में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शंस को कवर करें। क्योंकि अगर आपने एग्रीकल्चर का सिलेबस देखा होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, बहुत बड़ा है, और ये बहुत मुश्किल होगी कि आप उसको क्या करें, कंप्लीट कर सके। तो कंप्लीट कैसे किया जाएगा कि उसमें से जो आपके वेटेज क्वेश्चंस रहते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं, उनको आप बहुत अच्छे से क्या करें, क्लियर कर लें जो डाउट्स रहेगा। तो क्या है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया की जब बात की जाती है तो हमेशा याद रखेंगे टोटल इंडिया में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, 15। क्या है, 15। कहाँ पे है, इंडिया में अगर मैं बात करूं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कितने हैं, तो छत्तीसगढ़ के एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं आपके 3। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे, ये आपको पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, आप एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस देख लीजिए, वहाँ पे पूछा जाता है कि हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स आर इन इंडिया। भारत में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है, तो 15 है। अब छत्तीसगढ़ की बात करूं, छत्तीसगढ़ में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, तो 3 है। ठीक है, अब बात करेंगे सॉइल ऑफ छत्तीसगढ़ या सॉइल ऑफ इंडिया। देखिए सॉइल क्या होती है, मिट्टी क्या होती है। तो मिट्टी सामान्य रूप से क्या होती है ना, जब चट्टान रहते हैं ना, आपके जो बड़े बड़े चट्टान रहते हैं, उनके टूटने से वो जो बड़े चट्टान हैं वो जैसे जैसे आपके टूटते जाते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, टूटते जाते हैं, वो क्या करते हैं, छोटे से छोटा कण बनाते हैं, और यही छोटा कण आपका क्या कहलाता है, मिट्टी। मतलब हम एक मिट्टी को ये बोल सकते हैं कि मृदा जो है चट्टानों के अपक्षय से या टूटने से बना हुआ कण है, जो कि किसके लिए आवश्यक है, देखिए बहुत चीज़ों के लिए। मिट्टी में आपकी क्या होगी, फसल उत्पादन होगी, मिट्टी का उपयोग किया जा सकता है बहुत चीज़ों में, चाहे आप इंडस्ट्रियल लेवल पे कर दीजिए, चाहे आप एग्रीकल्चर लेवल पे कर दीजिए, चाहे आप मेडिकल फील्ड में कर दीजिए। अब बात आती है कि इतना सारा यूज़ रहता है, क्या है, इतना सारा यूज रहता है, तो उसके बारे में भी तो जानना पड़ेगा ना कि कितने टाइप की मिट्टी है, कौन कौन सी मिट्टी है। तो यही हम क्या करेंगे, सॉइल ऑफ छत्तीसगढ़। तो सॉइल ऑफ छत्तीसगढ़ से आप ये समझिएगा कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसमें पाए जाने वाले चट्टानों के आधार पे यहाँ की मिट्टियाँ विभाजित हैं।
ठीक है, क्या है, जो भी चट्टानें पाई जाती हैं, जैसे आपको पता होगा कि जो आपका छत्तीसगढ़ है मेनली आपका आर्कियन शैलक्रम के चट्टान है, कडप्पा शैलक्रम के चट्टान है, धारवाड़ शैलक्रम के चट्टान है, ठीक है, विंध्यन शैलक्रम के चट्टान है, बेसाल्ट शैलक्रम के चट्टान है, गोंडवाना शैलक्रम के चट्टान है, प्री कैम्ब्रियन शैलक्रम के चट्टान है। तो ये सारे चट्टान जैसे जैसे टूटते गए ना वैसे वैसे मिट्टियाँ बनाती गई। क्या होगा, वैसे वैसे मिट्टियाँ बनती गई आपकी। ठीक है, तो चलिए आपको ये तो समझ आ गया कि आज किस टॉपिक पे डिस्कशन होगा। अब आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स एंड सॉइल्स ऑफ छत्तीसगढ़ के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो उससे पहले आपको छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा सा कुछ एक जनरल इन्फॉर्मेशन जान लेना चाहिए। ठीक है, जिस राज्य के बारे में पढ़ रहे हो उस राज्य के बारे में कुछ तो चीज़ें होनी चाहिए ना। आप पीएससी में पढ़ रहे होंगे, आप लोक सेवा आयोग के पेपर्स देख लीजिए, छत्तीसगढ़ का पोर्शन ही रहता है। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहली बात आती है कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कब हुआ। सभी लोगों का आंसर पता होगा, आधे लोग ने तो इसका आंसर दे भी दिया होगा। कब हुआ था, 1 नवंबर सन 2000 को। कब हुआ था, 1 नवंबर सन 2000 को। अच्छा, ये देश का कौन सा राज्य था, तो 26वां राज्य था, 26th स्टेट नेम था ये। कौन सा, छत्तीसगढ़ जो आपका कौन सा राज्य था, 26वां नंबर का राज्य था भारत का। इसके बाद इसकी जनसंख्या कितनी है, पॉपुलेशंस कितनी है, तो देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार, अच्छा जनगणना है ना, इसकी जो पॉपुलेशन थी वो आपकी कितनी थी, 2,55,00,000 प्लस। कितनी थी, 2,55,00,000। वर्तमान में देखिए, अब अभी तक तो जनगणना हुई नहीं, 2021 में होनी है, पर अभी तक के जो आपके डाटा कैलकुलेशंस के हिसाब से ना ये जनगणना लगभग 3,20,00,000 के आसपास पहुंच चुकी है। 2011 में कितनी थी, 2,55,00,000 के आसपास थी। अब कितना हो चुका है, 3,20,00,000 के आसपास पहुंच चुका। मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे 70 लाख जो जनसंख्या है वो इन 10 सालों के पीरियड में बढ़ रही है। अब इसका एग्जैक्ट डाटा जो है वो 2021 में ही आपको मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं क्षेत्रफल की, एरिया। तो छत्तीसगढ़ का एरिया कितना है, 1,35,191 स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर कहा जाता है। ठीक है, कितना है, 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि बहुत लोगों को लगता है, या बहुत लोगों ने अभी आंसर दे भी दिया होगा, या उनके दिमाग में ये चीज़ आई होगी कि कुछ बुक्स में तो 1,35,192 भी दिया है। ठीक है, सोच रहे होंगे ना, बहुत सारे लोग होंगे उनको ये लग रहा होगा कि जैसे ही मैंने 191 बोला होगा आपके दिमाग में, अरे सर आप कैसे बोल दिए भाई, 1,35,192 हमने पढ़ा है। देखिए ये दो अलग अलग बुक में ना अलग अलग दिया गया है, बट अगर आप बहुत सारे बुक में चेक करेंगे ना तो ऑलमोस्ट 1,35,191। अब देखिए यार, 1 वर्ग किलोमीटर का फर्क जो है ना वो क्यों पड़ा है आपको पता है। ये जो राज्य है ना आपका, यहाँ जो दो नए आपका जो नया राज्य बना है, आपको पता होगा ना, अभी रिसेंटली बना था, कौन सा, तेलंगाना जो राज्य बना था। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के विभाजन के पश्चात जो कुछ हिस्से हैं उसको लेके क्या है, थोड़ा सा आपका विवाद चल रहा था, इसलिए ये जो थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है ना, इसलिए है। नेक्स्ट आती है कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो देश का 10th ऐसा राज्य है, किसमें, आपके एरिया के बेस में। मतलब अगर आप एरिया के बेस में फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट ले तो हमारी जो एरिया है, हमारा जो क्षेत्रफल है वो देश के 10वें राज्य के अंतर्गत आता है। ये क्या चीज़ रही है आपकी, छत्तीसगढ़ से लेके। अच्छा, इसमें और एक चीज़ है कि सन 1 नवंबर 2000 जो आपका टाइम था जब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना था, किससे विभाजित हुआ था, आपका मातृ जो राज्य बोलते हैं ना, मदर स्टेट। कौन था मदर स्टेट, ये भी आपको कभी कभार क्वेश्चंस पूछा जाता है कि मदर स्टेट कौन है, तो मदर स्टेट आपका कौन है, मध्य प्रदेश। कौन सा है, मध्य प्रदेश। और ये मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशंस जो आपका एक्ट था 2000 में आया था, उसी के अनुसार ये विभाजित हुआ था। अच्छा, एक्ट नंबर याद रखेंगे ना, एक्ट नंबर आपका कितना है, 28 है, जो कब आया था आपका, 2000 में। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, आधे लोगों को तो वैसे ही पता होगी, आप रिपीट कर लीजिए, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। इसके बाद जब हमारा ये राज्य बना था ना, उस वक्त संभाग कितने थे आपको पता है, 3 थे। कौन कौन से संभाग थे, बिलासपुर संभाग था, रायपुर संभाग था और नीचे बस्तर संभाग था। ठीक है, अब कितने संभाग है, अब हो गए हैं 5। क्या हो गए हैं, अब 5। अब जो रायपुर संभाग है ना, इसी के साथ क्या जुड़ गया आपका, दुर्ग संभाग। और ये जो बिलासपुर संभाग है, इसके ऊपर क्या जुड़ गया आपका, सरगुजा संभाग। तो कितने संभाग हो गए टोटल, 5। जब ये स्टेट बना था उस टाइम डिस्ट्रिक्ट्स कितने थे, जिलों की संख्या कितनी थी, 16 डिस्ट्रिक्ट थी उस टाइम ना। अब कितने हैं, 28 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कितने हैं अब,
28 डिस्ट्रिक्ट्स। जो अभी नया नया बना है ताज़ा ताज़ा, ठीक है, गुलाब जामुन की जैसे, वो कौन सा है आपका? पेंड्रा वाला हिस्सा है। ये जब मैपिंग अपन पढ़ेंगे तो देखेंगे। 28वां जो राज्य था ना वो पेंड्रा था, जिसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल जी हैं उन्होंने इसको लाया था। मतलब इसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है छत्तीसगढ़ के बारे में? अच्छा, इसकी आकृति पूछी जाती है कि छत्तीसगढ़ की आकृति कैसे दिखती है। तो छत्तीसगढ़ की जो आकृति है ना वो सी हॉर्स, हिपोकैम्पस क्यूडा, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? सी हॉर्स, दरियाई घोड़ा या समुद्री घोड़ा बोला जाता है, ठीक है, याद रखेंगे, सी हॉर्स। अच्छा, यहाँ का राजकीय पंछी क्या है? तो राजकीय पंछी आपका क्या है? पहाड़ी मैना। क्या है? पहाड़ी मैना, जिसको हिल मैना के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसका वैज्ञानिक नाम कभी कभार पूछता है, तो इसका वैज्ञानिक नाम याद रखेंगे, ग्रैकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस। क्या है? ग्रैकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस। इसके बाद राजकीय पशु कौन सा है? तो वन भैंसा। कौन सा है? वन भैंसा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है आपका? बुबेलस बुबेलिस, ठीक है। और ये भैंस की बहुत शुद्ध नस्लों में से एक है ना, बहुत प्योर ब्रीड है और बहुत कम मात्रा में ये अभी भी उपलब्ध है, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ का राजकीय जो आपका पेड़ है वो कौन सा है? तो ये भी पता ही होगा यार सबको, साल है, शोरिया रोबस्टा, ठीक है। क्या है? साल बोलते हैं ना, साल के पेड़, साल का जो आपका जंगल में साल पेड़ जो पाए जाते हैं वो क्या है? आपका राजकीय पेड़ है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। ये कुछ नॉर्मल और इन्फॉर्मेटिव जानकारियाँ थी जो आपको देनी थी। इसके बाद कुछ और भी है। अच्छा, आप बोलेंगे कि ये सारी चीज़ें क्यों जरूरी भैया, एग्रीकल्चर में इसको क्यों पढ़ा रहे हो? तो पीएससी का पोर्शन है या तो आपके छत्तीसगढ़ का पोर्शन है। बिल्कुल छत्तीसगढ़ का पोर्शन है, पर जब तक आप इसी को नहीं समझेंगे, क्योंकि देखिए हम क्या बात कर रहे हैं, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की। आपको एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स पढ़ना है कि क्या क्या आपके विशेषताएँ हैं। अब जब हम 3 जोन्स के बारे में पढ़ेंगे ना तो आपको समझ ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है और अच्छी बात है ना, आपका रिवाइज हो रहा है, दिक्कत ही क्या है। इसके बाद है कि किन किन राज्यों से लगा है, तो ये भी आपको पता होगा, 7 राज्यों से लगा है। किन किन राज्यों से लगा है? आपका उड़ीसा है इधर, ठीक है। इसके ऊपर क्या है आपका? झारखंड है। इसके ऊपर उत्तर प्रदेश है। इसके बगल में मध्य प्रदेश है। इसके इधर में महाराष्ट्र है। फिर आपका क्या है, इधर अगर आप आएंगे तो तेलंगाना है। और लास्ट में यहाँ क्या है आपका? आंध्र प्रदेश। ये भी लीजिए, आपका क्लियर हो गया, ठीक है। ये भी कुछ आपकी जनरल नॉलेज थी। इसके बाद बात करते हैं ना कि छत्तीसगढ़ को ना एक क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, बहुत सारी चीज़ें कही जाती है, ठीक है। तो जो मेनली पूछा जाता है एग्रीकल्चर की व्यू से मैं आपको बता देता हूँ, छत्तीसगढ़ को कहा जाता है धान का कटोरा, बॉल ऑफ राइस। क्या कहा जाता है? बॉल ऑफ राइस। अच्छा, इसका रीज़न क्या है? धान का कटोरा क्यों कहा जाता है भाई? ऐसा क्या खास है जो इसको बॉल ऑफ राइस कहा जाएगा? तो इसका रीज़न 2 है। एक तो इसकी आकृति के अनुसार, मतलब इसका जो भू आविष्ठित प्रदेश है ना, अच्छा भू आविष्ठित बताना बता गया कि छत्तीसगढ़ ना एक भू आविष्ठित प्रदेश है, अर्थात इसकी कोई भी सीमा समुद्र तट या किसी दूसरे राज्य से नहीं लगती। ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देना चाहता था, ठीक है। तो क्या है? भू आविष्ठित है और इसकी जो संरचना अगर आप देखेंगे ना तो कटोरे के जैसे रहती है। अब आप बोलेंगे कटोरा कैसे? तो इसके जो किनारे रहते हैं ना वो ऑलमोस्ट आपके पहाड़ी वाले इलाके हैं, ठीक है। पहाड़ी वाले इलाके हैं, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं इस टाइप का। चारों ओर से क्या है आपका? उठा हुआ हिस्सा है किनारों पे और बीच में क्या है? मैदानी हिस्सा है, इसलिए कटोरे की जैसी आकृति रखता है। साथ ही साथ राइस जो है, जो धान है, वो छत्तीसगढ़ की सबसे मुख्य फसल है। यहाँ पे मोनोक्रॉपिंग्स अगर भी की जा रही है, जो अगर तीनों सीजन में भी क्रॉप लिया जा रहा है ना, तो मोस्ट ऑफ द आपका जो चांसेस रहता है वो किस पे रहता है? आपका धान की खेती की जाती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? बॉल ऑफ राइस या धान का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा उत्पादन भी करते हैं हम, ठीक है। सबसे ज़्यादा उत्पादन जो छत्तीसगढ़ में जितने भी फसल रहता है ना उसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका किया जाता है? धान का ही किया जाता है। तो आई होप ये आपको कुछ जनरल चीज़ें थी जो आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। इसके बाद अब अपन आते हैं पॉइंट पे, आपका एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, ठीक है। क्या है? एग्रो क्लाइमेटिक जोन। तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन आपके कौन से हैं? 3 हैं, मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है। इसको नोट डाउन भी कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। पहला है आपका नॉर्दर्न हिल्स, इसको हिंदी में कहा जाता है जो आपका उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, नॉर्दर्न हिल्स। सेकंड है आपका छत्तीसगढ़ प्लेन। क्या है आपका? छत्तीसगढ़ प्लेन, इसको कहा जाता है छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग। और जो आपका सबसे नीचे है इसको बोला जाता है बस्तर का पठार, ठीक
ठीक है, बस्तर प्लेट्यू भी कहते हैं इसको। 3 चीज़ें हैं, नॉर्दर्न हिल्स, छत्तीसगढ़ प्लेन, बस्तर प्लेट्यू। अब इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी, पर्टिकुलर एक एक को समझेंगे, पर्टिकुलर एक एक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं ये समझेंगे। तो याद रखिएगा कि हर एक में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले तो एरिया पढ़ना है, सब में कौन कौन से एरिया आते हैं, ठीक है। सेकंड पढ़ना है अपने को रेनफॉल, क्या पढ़ना है, रेनफॉल मतलब वर्षा कैसे होती है। फिर आपको पढ़ना है यहाँ पे सीज़न, ठीक है, या फिर इसी को बोल सकते हैं अपन क्लाइमेट, कैसी जलवायु पाई जाती है। इसके बाद आपको पढ़ना है सॉइल, किस टाइप की मिट्टी पाई जाती है। फिर आपको पढ़ना है क्रॉप्स, कौन कौन सी फसलें पाई जाती है। और लास्ट में आपको पढ़ना है इरिगेशन, मतलब सिंचाई का क्या प्रतिशत है या सिंचाई कैसे की जाती है, ये चीज़ें। तो ये कुछ 6 पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं पर्टिकुलर एक एक क्लाइमेटिक जोन्स में। तो बात करते हैं सबसे पहले नॉर्दर्न हिल्स के एरिया की, ठीक है, क्षेत्र कौन सा है। तो नॉर्दर्न हिल्स का जो सामान्य अगर आप क्षेत्र देखेंगे ना, तो संभाग में अगर लेंगे तो ज़्यादा सही है। जो सरगुजा संभाग है ना, जो कहाँ से स्टार्ट होता है, या आपका कोरिया है, या आपका सरगुजा है, या आपका बलरामपुर है, या आपका जसपुर, और ये वाला जो पोर्शन है ये सरगुजा का है, ठीक है। यही है ना आपको सरगुजा संभाग, यही सरगुजा संभाग ही क्या है आपका नॉर्दर्न हिल है। क्या है, नॉर्दर्न हिल है। अच्छा, कितना प्रतिशत एरिया कवर करता है भाई नॉर्दर्न हिल, ये भी तो आपको जानना है। तो याद रखेंगे कि नॉर्दर्न हिल पूरे छत्तीसगढ़ का 21% जो स्थान है या जो क्षेत्रफल है वो लेता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, देखिए एक एक चीज को ध्यान से पढ़िएगा ना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एमसीक्यूज आएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन नहीं पूछेगा वहां पे, क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन नहीं पूछेगा कि चलो भाई बताओ तो कौन कौन से आपके जिले हैं या कौन कौन से संभाग है। चलो पूछ भी सकता है, ये क्वेश्चन एक आ भी सकता है कि मान लेते हैं कि कोरिया किस क्लाइमेटिक जोन्स में आता है, ये पूछ सकते हैं, लेकिन आपको कहानी नहीं पूछेगा वहाँ। 1 वर्ड, आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, सेलेक्ट एनी वन, तो आपको पढ़ना भी वैसे ही है। तो एरिया कितना है, 21%। अच्छा, छत्तीसगढ़ प्लेन का एरिया कितना है, 58%। कितना है, 58%। सही है क्या, गलत है, 58 नहीं है, 51% है। कितना है, 51। और बस्तर का एरिया कितना है, 28%। कितना है, 28%। चलिए बस्तर और छत्तीसगढ़ प्लेन को भी ले लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ प्लेन में ना जनरली आपका कौन सा हिस्सा आएगा जानते हैं, जो आपका रायपुर और दुर्ग संभाग है ना, उनके सारे जिलों को ले लो आप। क्या करो, उनके सारे जिलों को ले लो। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपका क्या है, राजनांदगांव, इसके ऊपर क्या है, कवर्धा, इसके ऊपर क्या है, मुंगेली, अभी नया क्या जुड़ा है, पेंड्रा मरवाही वाला एरिया। इसके जस्ट यहाँ पे क्या है आपका बिलासपुर, इसके जस्ट ऊपर क्या है आपका कोरबा, कोरबा और बिलासपुर के यहाँ क्या है, जांजगीर चांपा, ठीक है, जेसी लिख देते हैं। यहाँ पे आपका क्या है, रायगढ़। क्लियर है इतना। अब यहाँ पे देखिएगा आप, जो आपका राजनांदगांव है, राजनांदगांव के यहाँ जस्ट बगल में क्या है आपका, सॉरी माफ़ कीजिएगा, दुर्ग है। दुर्ग के ऊपर में क्या है, बेमेतरा, और दुर्ग के नीचे क्या है, बालोद। फिर यहाँ जाते हैं रायपुर, रायपुर के ऊपर क्या है, बलौदा बाजार, बीबी, ठीक है, बीबी की वाइन्स आप लोगों ने सुनी होगी। रायपुर के नीचे क्या है, तो रायपुर के नीचे है आपका धमतरी, धमतरी के जस्ट यहाँ ये वाला जो हिस्सा है ना, यह आपका गरियाबंद, और ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है, महासमुंद। अब एक बच जा रहा ना आपका, ये क्या है आपका कांकेर। अब कांकेर यहाँ पे क्या है ना, थोड़ा सा एक दिक्कत ये करता है कि कांकेर का कुछ पोर्शन आपका छत्तीसगढ़ प्लेन में आता है और कांकेर का कुछ पोर्शन आपका कहाँ जाता है, बस्तर प्लेट्यू में, ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, जो पीएससी का पढ़ रहे होंगे उनको तो बहुत आसानी से ये एक एक चीज़ समझ आ गई होगी। जो न्यू कमर्स है उनके लिए मैं बता दूं कि ये डिवाइडेड है। अच्छा, ये भी एक चीज़ याद रखेंगे कि आपका नॉर्दर्न हिल्स में कितने जिले आते हैं, 5 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं, 5, जबकि छत्तीसगढ़ प्लेन में 16 जिले आते हैं। काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और ये जो 17th वाला हिस्सा है, मैंने क्या बोला, इसका आधा हिस्सा आपका किस में आता है, छत्तीसगढ़ प्लेन में आता है, और आधा हिस्सा किस में आता है, आपके बस्तर प्लेट्यू में। इसलिए ये ना दोनों के बीच की कड़ी है, ठीक है, दोनों की बीच की कड़ी है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आपका बस्तर प्लेट्यू। तो बस्तर प्लेट्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से करते हैं आपका कोंडागांव, कोंडागांव के बाद क्या है, यहाँ बस्तर है, बस्तर के बाद यहाँ क्या है, सुकमा, सुकमा के ऊपर आपका क्या है, बीजापुर, बीजापुर के ऊपर क्या है, नारायणपुर, और ये जो बीच वाला हिस्सा है ये क्या है आपका, दंतेवाड़ा। क्लियर है। तो यहाँ आपके कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ आ गए 6।
अब टोटल कीजिए आप 27, एक जो बच जा रहा है ना वो इन्हीं दोनों के बीच की कड़ी है। ठीक है, टोटल अगर आप करेंगे 16 और 5 कितना हो जाएगा 21, 21 और 6 हो गया 27, लेकिन एक्चुअल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं 28। तो जो 28 वाला हिस्सा है वो ये है, इसको ऐसे कर लेते हैं ना, ऐसे कि इसका आधा के छत्तीसगढ़ प्लेन में जाता है और आधा के बस्तर प्लेटियो में जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि कुछ बुक्स में जो एरिया आपने देखा होगा ना, एरिया में आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ प्लेन को कर दिया है 50, कितना कर दिया है 50, और बस्तर प्लेटियो को कर दिया है 29%। इसका रीज़न ही ये है, क्या रीज़न है, कांकेर वाला क्षेत्र। अगर पूरा कांकेर क्षेत्र बस्तर प्लेटियो में आता है तो ये 29% हो जाता है एरिया में, बट अगर ये हाफ आप आता है तो ये 51 और ये 28 होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे भी आप बिल्कुल डाउट नहीं रखें अपना। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ। तो पहला क्या था आपका एरिया। अब हमने सारों का एरिया देख लिया कि क्या क्या एरिया थे आपके, एरिया में क्या क्या डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं आपकी, कौन कौन सी जगह आती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए यार, ये ना थोड़ा सा मेरे को मज़े नहीं आ रहा है, मैंने इसके लिए थोड़ा सा, चलिए एरिया अगर मैं हर एक दूँ, देखिए यहाँ पे जगह नहीं बन पा रहा है, थोड़ा सा सॉइल, क्रॉप और इरिगेशन को मैं समझा दूंगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं रेनफॉल की, वर्षा। दूसरा पॉइंट है आपका वर्षा। ठीक है, वर्षोरे मेघा मेघा भी आपका सीजन भी चल रहा है, आ गया ना सावन। तो सेकंड अगर रेनफॉल की बात की जाए, अगर मैं पूरे छत्तीसगढ़ के रेनफॉल की बात कर रहा हूँ ना, ठीक है, दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो स्पेसिफिकली हर एक जो आपका क्लाइमेटिक जोन्स हैं इनके स्पेसिफिकली एवरेज रेनफॉल पढ़ेंगे, और पूरे छत्तीसगढ़ के जब रेनफॉल की बात आती है ना तो पूरे छत्तीसगढ़ का जो एवरेज रेनफॉल है वो 1250 से 1350 mm है, मिलीमीटर। कितना है 1250 से 1350 मिलीमीटर। अगर आप सेंटीमीटर में लेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 125 से 135। पर यहाँ पे फिर एक चीज़ आता है कि कुछ जगहों पर आप फिर से देखेंगे कि इसको 100 1200 लिया गया है, अलग अलग लिया गया है, जो भी लिया गया है, पर जब भी एवरेज की बात आती है ना, ये आपका 1250 से 1350 mm ही है एवरेज रेनफॉल। क्लियर है? कैसे ये देखते हैं, जो आपका नॉर्दर्न हिल में रेनफॉल होता है ना, उत्तरी आपका जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे रेनफॉल होता है आपका 1240 mm। कितना होता है 1240 mm। अगर मैं छत्तीसगढ़ प्लेन की बात करूं तो यहाँ पे होता है आपका 1225 mm। कितना होता है 1225 mm। बस्तर प्लेटियो की बात करूं तो यहाँ होता है 1220 mm। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट क्या है आपका रेनफॉल है ना। अब बात आती है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है। इस क्वेश्चंस को लेके ना जाने कितने लोग ना कितनी गलतियाँ कर देते हैं, इवन पीएससी वाले भी कर देते हैं, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए आपको दो चीज़ें पूछी जाएगी, एक आपको पूछा जाएगा क्षेत्र और एक को आपको पूछा जाएगा जिला। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, क्यों नहीं समझते हैं आप। अगर आपको बोला गया कि छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है तो वो अबूझमाड़ है। क्या है? अबूझमाड़ है। याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है तो अबूझमाड़ में। ठीक है, समझ आ गया? सबसे ज्यादा वर्षा, और इसीलिए अबूझमाड़ को छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी भी कहा जाता है। ये भी आपका क्वेश्चन आ गया। देख रहे हैं कि आप जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं क्वेश्चंस वैसे वैसे बनते जा रहे हैं आपको। क्लियर है? तो कहां पे हो रहा है अबूझमाड़ पे। ये कौन सा है? क्षेत्र है। अब मैं बात करूं जिले की कि कौन सा जिला है भाई जहां पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो ऐसे बहुत सारे जिले हैं आपके, जशपुर है, दंतेवाड़ा है। ठीक है, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली पूछा तो याद रखेंगे जशपुर जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। जिले की बात हो रही है ना, मैं फिर से बता रहा हूं। आप क्षेत्र में जाएंगे तो अबूझमाड़, जिले में जाएंगे तो जशपुर। क्लियर है? इसके बाद बात आती है कि अगर ये सबसे ज़्यादा है तो कहीं पे सबसे कम भी तो होता होगा। तो सबसे कम आपका कहाँ होता है? ये कवर्धा में। कहाँ होता है? ये कवर्धा में। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ये जशपुर में। अच्छा, आप कवर्धा में कम क्यों होता है? इसका भी रीज़न है। आपको पता होगा कि भारत में जो भी बारिश होती है वो किससे होती है? दक्षिण पश्चिम। ठीक है, आपका दक्षिण पश्चिम जो मानसून आता है, ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण वाला जो है, तो दक्षिण पश्चिम वाला जो आपका मानसून है वहाँ से आपका क्या आता है? मानसून आता है। और ये दो हिस्से में विभाजित हो जाती है। कौन कौन से दो हिस्से हैं आपके? तो एक है आपका अरब सागर और दूसरा क्या है आपका? बंगाल की खाड़ी। अब इसमें भी मजेदार चीज है कि अरब सागर से केवल 10% ही वर्षा होती है।
बाकी 90% वर्षा किससे होती है? बंगाल की खाड़ी से। अब ये कैसे होता है? देखिए, भारत का मानचित्र होता है तो मैं समझाता कि मान लेते हैं ये भारत ही मान लेते हैं एक तरीके से, तो एक जो आपकी बारिश होती है ना वो ऐसे इधर से जाती है और एक बारिश ना ऐसे घूम के जाती है। तो ये जो घूम के जा रही है ना, ये कौन सा है? आपका बंगाल की खाड़ी वाली। और इधर से जो जाती है वो अरब सागर वाली है। तो अरब सागर की जो एंट्री होती है, अब छत्तीसगढ़ में अरब सागर की एंट्री ना इधर से होती है। ये वाला जो पोर्शन है ना आपका पेंड्रा वाला जो रीजन है, अमरकंटक वाला रीजन है, ये कोरिया वाला, यहाँ से आपका अरब सागर की एंट्री होती है। और जो बंगाल की खाड़ी वाला बारिश होता है ना, वो छत्तीसगढ़ में ऐसे घूम के आती है और इधर से जशपुर वाले रीजन से ना ये ऐसे, ये जो राइट साइड वाले रीजन है ना, यहाँ से टकरा के आती है। अब बात आती है कि कवर्धा में सबसे कम बारिश क्यों होती है? तो कवर्धा एक वृष्टि छाया प्रदेश है। वृष्टि छाया प्रदेश मतलब ये मान लेंगे यहाँ जो मैकल श्रेणी है, क्या है? मैकल श्रेणी क्या करती है ना, घेर के रखती है कि बारिश आता है और यहाँ से टकरा के रुक जाता है। ये बारिश जैसे मान के चलिए आया आपका, ये मान लेते हैं बारिश ऐसे आया, तो ये क्या है, यहाँ पे जो मैकल श्रेणी है इससे टकरा के ना इधर फैलने लगता है और इधर फैलने लगता है। ठीक है, ब्लू पेन का यूज़ कर लूँ क्या? ये मान लेते हैं आपका क्या है, बारिश आई, ये मैकल श्रेणी से टकराई और इधर विभाजित हो गई, मतलब इधर चले गई बारिश और इधर चले गई। बेचारे को कुछ मिला ही नहीं, बेचारे को कुछ मिला ही नहीं, इसलिए इस पर्टिकुलर जगह पे आपका बारिश जो रहता है ना वो सबसे कम होता है। क्लियर है? तो आपको मानसून भी समझ आ गया, मतलब रेनफॉल भी समझ आ गया। अच्छा, क्लाइमेट की बात करते हैं, मौसम की बात करते हैं। ठीक है, तो मौसम अगर आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ जो है वो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश है। क्या है? उष्ण कटिबंधीय। ये भी आपको क्वेश्चन में पूछा गया, पीएससी में भी आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन आया था कि छत्तीसगढ़ का जो जलवायु है वो क्या है? उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, अब चूंकि छत्तीसगढ़ प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है, इसलिए उष्ण कटिबंधीय प्रायद्वीपीय कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय प्रायद्वीपीय। इसीलिए यहाँ पे जो नॉर्मल जो टेम्परेचर रहता है ना, जो सामान्य टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा रहता है ना बहुत कम रहता है, नॉर्मल में रहता है। क्या रहता है? मध्यम। उष्ण कटिबंधीय मतलब हल्का सा क्या है, गर्म वाला ही रहेगा। ठीक है, पर चूंकि मैन पार्ट वाला इलाका है जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा है, वहाँ पे बर्फ़ भी गिरती है। आपकी पेंड्रा वाले इलाके में भी आपको पता होगा, पेंड्रा मरवाही हो गया, जो सरगुजा का आपका मैन पार्ट इलाका है, ये क्या रहता है ना, यहाँ पे बर्फ़ गिरने लगती है, ठंडा होने लगता है। और यहीं से बात आती है कि जब सीजन्स या क्लाइमेट की बात की जाती है ना, तो छत्तीसगढ़ का जो सबसे ठंडा क्षेत्र है वो कौन सा है? आपका नॉर्दर्न हिल्स का कौन सा है? सरगुजा। और पर्टिकुलर जगह आपका कौन सा है? मेन पार्ट। क्या है? मेन पार्ट। अब छत्तीसगढ़ प्लेन में एक आपका डिस्ट्रिक्ट है जांजगीर चांपा। अगर ये सबसे ठंडा है तो जांजगीर चांपा क्या है भाई? सबसे गर्म। हॉट, हाई गर्मी। क्या है? हाई गर्मी। तो सबसे ज़्यादा गर्मी आपका कहाँ है? जांजगीर चांपा में। सबसे ज़्यादा ठंडा आपका क्षेत्र कौन सा है? सरगुजा मेन पार्ट वाला इलाका। तो ये फिर बात रही कि आपकी जलवायु को लेके। ठीक है, हमने जलवायु की भी बात कर ली। अब बात करते हैं तीसरा। चलिए, ये तो तीनों चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी कि छत्तीसगढ़ प्लेन में सबसे गर्म है आपका जांजगीर चांपा, नॉर्दर्न हिल्स में सरगुजा वाला जो एरिया, मेन पार्ट वाला एरिया। अब बस्तर की बात करते हैं ना, तो बस्तर पे सब मध्यम रहता है। क्या रहता है? सब मध्यम रहता है। क्यों? क्योंकि ये पठारी क्षेत्र है, ऊपर से क्या रहता है, ये उष्णकटिबंधीय एरिया में आता है, इसलिए यहाँ पे ना जो आपका टेम्परेचर है, क्योंकि देखिए बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है। ऑलमोस्ट अगर आप रेनफॉल देखें 1520 mm बहुत होता है भाई, एकदम बहुत ही ज़्यादा होता है। तो उसमें क्या रहता है ना, लगातार बारिश होने से ये क्षेत्र क्या रहता है ना, सामान्य तापमान को, मतलब हल्का, ना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर बात कर रहे हैं यहाँ छत्तीसगढ़ के, हमने बात किया कि छत्तीसगढ़ का जो एवरेज रेनफॉल है 1250 से 1350 mm है। भारत का अगर आपको कभी पूछा इंडिया का, ठीक है, तो इंडिया का भी याद रखेंगे 1190 mm रहता है। कितना रहता है? 1190 mm। ऑलमोस्ट 1200 mm जो है वो भारत का औसत वार्षिक वर्ष है। क्लियर है? तो ये बात हो गई आपकी सीजन्स की भी हो गई। अब आपका जो तीन चीज़ और बचा वो था, एक तो आपका सॉइल था, उसके बाद आपका इरिगेशन था, और फिर था आपका क्रॉप। डिवाइड कर देते हैं, नॉर्दर्न हिल्स, छत्तीसगढ़ प्लेन, और लास्ट में क्या था? बस्तर प्लेट्यू। तो अब बात करते हैं सॉइल्स की। ठीक है, जो दूसरा वाला सॉइल है ना, सॉइल ऑफ छत्तीसगढ़, वो तो अलग से पढ़ेंगे ही। यहाँ पे ना छत्तीसगढ़ के सॉइल्स को एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स के बेस पे भी डिवाइड किया गया है। ठीक है, एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स पे कैसे डिवाइड किया गया है? सबसे पहले सॉइल ग्रुप्स आप पढ़ लीजिए। सॉइल ग्रुप्स, मृदा समूह,
इसके अनुसार मृदाओं का विभाजन हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में ऊपर से निचले क्रम की ना, मतलब अगर ये आपकी सतह है, ठीक है, ये सबसे ऊपरी सतह, ये अपर सतह, अपर लेयर है, और ये क्या आपकी बॉटम लेयर है, तो यहाँ अलग अलग लेयर में अलग अलग सॉइल ग्रुप्स पाए जाते हैं, जिसमें सबसे ऊपर जो पाया जाता है ना उसको एंटी सॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी सॉल। उसके बाद क्या आता है आपका? अल्फी सॉल। उसके बाद क्या आता है आपका? इंसेप्टिसॉल। उसके बाद क्या आता है आपका? वर्टिसॉल। और लास्ट में आपका क्या आता है? एल्यूवियल। ठीक है। अब ये क्या है कि सबसे ऊपरी मिट्टी जो रहेगी वो क्या, किस मतलब वो किस ग्रुप में आएगी? आपकी एंटी सॉल्स में। जो उसके बाद की मिट्टी होगी उसके जस्ट नीचे सतह की मिट्टी मान लेते हैं कि ये आपकी मिट्टी है सबसे ऊपरी निचली, तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा? एंटी सॉल, उसके बाद अल्फी सॉल, उसके बाद इंसेप्टिसॉल, फिर आपका वर्टिसॉल और लास्ट में आपका एल्यूवियल। एल्यूवियल को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। जलोढ़, सभी को पता होगा जलोढ़ मिट्टी का निर्माण क्या रहता है? नदियों के द्वारा जो बहाए गए जल रहते हैं उससे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। और छत्तीसगढ़ में इसकी ना बहुत कम मात्रा, बहुत कम मतलब बहुत ही ज़्यादा कम, 2%, 5% ऐसे पाई जाती है, बहुत ही ज़्यादा कम पाई जाती है। ठीक है। तो एंटी सॉल्स की अगर मैं बात करूँ तो ये सबसे ऊपरी मिट्टी है। अब देखिए सॉइल ग्रुप्स जो आपका नॉर्दर्न हिल छत्तीसगढ़ प्लेन या बस्तर प्लेट्यू है ना, इसमें भी मिट्टियों को क्रम के आधार पर पूछा है। आपके पीएससी के शायद प्री में ही पूछा था कि बस्तर में पाए जाने वाली मिट्टियों को क्रम से लिखिए, तो हम क्रम से लिखेंगे कि सबसे ऊपर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, फिर उसके नीचे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। तो अगर मैं नॉर्दर्न हिल्स की बात करूं तो सबसे ऊपर आपका क्या पाया जाता है? टिकरा। क्या पाया जाता है? टिकरा मिट्टी। ठीक है। इसके बाद आपका छावर। क्या पाया जाता है? छावर। थर्ड में आपका पाया जाता है बहरा, और लास्ट में रहता है गाद छावर, या इसी को गौछावर के नाम से भी जाना जाता है। क्या रहता है? गाद छावर या गौछावर। अब फिर वही बात, ये टिकरा मिट्टी क्या होगी? एंटी सॉल होगी। ये छावर मिट्टी क्या होगी? अल्फी सॉल होगी। फिर ये इंसेप्टिसॉल बहरा होगी, और वर्टिसॉल जो गाद छावर होगी। एल्यूवियल सॉइल फिर वही बहुत कम मात्रा रहती है, इसका ग्रुप से डिवाइड नहीं किया है। अब आते हैं छत्तीसगढ़ प्लेन में। तो छत्तीसगढ़ प्लेन में जो सबसे ऊपर पाया जाता है वो रहता है आपका भाटा। क्या? भाटा मिट्टी। सेकंड में रहता है मटासी। ठीक है। थर्ड में रहता है डोरसा, एंड द लास्ट वन इज कन्हार। भाटा, मटासी, डोरसा, कन्हार, ये क्रम है ना। सबसे ऊपर भाटा, फिर मटासी, फिर डोरसा, फिर कन्हार। अब आते हैं बस्तर प्लेट्यू में। तो बस्तर प्लेट्यू में जो सबसे पहला पाया जाता है वो रहता है आपका मरहान। क्या रहता है? मरहान। दूसरा टिकरा, तीसरा माल, एंड द लास्ट वन इज गभार, या इसको गाभर भी बोला जाता है। ठीक है। कुछ जगहों पर इसको गभार, कुछ जगह पे गाभर पूछा जाता है, और यही शायद आपके पेपर में पूछा था। सीक्वेंस वाइज याद करेंगे। क्या है? सीक्वेंस वाइज याद करेंगे। अगर नॉर्दर्न हिल्स का पूछ रहा है तो टिकरा, छावर, बहरा, गाद छावर या गो छावर। अगर आपको छत्तीसगढ़ प्लेन का पूछ रहा है भाटा, मटासी, डोरसा, कन्हार। अगर आपको बस्तर प्लेट्यू का पूछ रहा है मरहान, टिकरा, माल, गभार। अब देखिए ये टिकरा है ना, डिकरा नहीं है। ठीक है, कि गुजराती वो बोलते हैं ना डिकरा, तो वो डिकरा नहीं टिकरा है। पर आप ट्रिक यूज कर सकते हैं कि हाँ यार टिकरा बेटा बड़ा सबसे पहले आता है ये वाला, तो ये ट्रिक आप लगा सकते हैं। अगर आपको ग्रुप्स पूछ रहा है तो एंटीसॉल, अल्फीसॉल, इंसेप्टिसॉल, वर्टिसॉल। अब एल्यूवियल सॉल क्योंकि पाया जाता है इसलिए रखा है, बट ये स्पेसिफिकेशन नहीं है। इसलिए देखिएगा जो चारों आपके प्रकार है ना, ये जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 प्रकार की मिट्टी लगभग आपके हर एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में पाई जाती है, तो वो ये इन चारों को शो करती है। एंटी, अल्फी, इंसेप्टी, वर्टी। क्लियर है? तो ये आपको क्या सॉइल भी समझ आ गया। ठीक है। अब ये समझ आ गया ना कि ये जो आपका नॉर्दर्न हिल्स रहेगा यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? टिकरा, छावर, बहरा, गाद छावर। ये जो छत्तीसगढ़ प्लेन वाला हिस्सा रहेगा यहाँ पे भाटा, मटासी, डोरसा, कन्हार। ये जो आपका बस्तर वाला हिस्सा रहेगा इसमें मरहान, टिकरा, माल, गभार। ये याद रखेंगे ना। अभी छत्तीसगढ़ सॉइल की बात नहीं हुई, ये क्या है? एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स के अकॉर्डिंग आपके सॉइल्स का क्लासिफिकेशन हुआ है। इसके बाद पढ़ते हैं क्रॉप। फसलें कौन कौन सी पाई जाती हैं, ये भी आपको पूछा जाता है कि कौन सी फसलें किस एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में ज़्यादा पाई जाती हैं। तो अगर सबसे पहले मैं नॉर्दर्न हिल्स, चलिए यहाँ पे आपका क्या है? छत्तीसगढ़ प्लेन,
और यहाँ क्या है आपका बस्तर प्लेट्यू, ऐसे मैं डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ना जवाब आप खुद ही देंगे, कैसे देंगे? सबसे पहले बात करते हैं नॉर्दर्न हिल्स, ये वाले हिस्से में तो आपको पता होगा कि आलू की सबसे ज़्यादा खेती कहाँ की जाती है? मेन पार्ट सरगुजा, तो यहाँ के मुख्य फसलों में क्या जाएगा आपका? आलू। कहाँ पाया जाता है आपका? मेन पार्ट सरगुजा वाला। ये जसपुर वाला पोर्शन ले लो, तो जसपुर वाले पोर्शन में आपका क्या ज़्यादा रहता है? टमाटर। टमाटर का गढ़ कहा जाता है ना जसपुर को, तो टमाटर दूसरा हो गया। तीसरा मक्का। मक्का कहाँ पाया जाता है? ये बलरामपुर वाले रीजन में बहुत ज़्यादा मक्का उगाया जाता है। फिर क्या है आपका? सरसों। तो सरसों भी आपका कहाँ? ये सरगुजा और जो बस्तर वाला हिस्सा है, सॉरी सरगुजा और जो बलरामपुर वाला हिस्सा है, यहाँ पे सरसों की ज़्यादा खेती की जाती है। अब देखिए छत्तीसगढ़ है तो धान की तो खेती की ही जाएगी यार, ये तो कॉमन है, ये तो आप किसी भी एग्रोक्लाइमेटिक जोन में ले लीजिए, ठीक है। धान तो कॉमन है, हर जगह की जाएगी, कुछ हो ना हो धान को तो उगाया ही जाता है। इसके बाद यहाँ पे तिल और राम तिल की खेती भी की जाती है। किसकी? तिल और राम तिल की खेती। क्लियर है? इसके बाद छत्तीसगढ़ प्लेन की बात आते हैं। तो छत्तीसगढ़ प्लेन में आपको पता होगा छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक धान उत्पादन कौन करता है भाई? जांजगीर चांपा। सर्वाधिक धान उत्पादन किसका है? जांजगीर चांपा का। इसके बाद गेहूं की बात करते हैं। गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ उगाया जाता है? राजनांदगांव। कहाँ पे? राजनांदगांव। फिर थर्ड सोयाबीन। तो सोयाबीन भी राजनांदगांव में ही उगाया जाता है। गेहूं और सोयाबीन सबसे ज़्यादा राजनांदगांव में। चलिए बात करते हैं चना की। कहाँ? बेमेतरा, जस्ट राजनांदगांव। ये देखिए राजनांदगांव के बगल में जो ये बगल में ऊपर वाला जो हिस्सा है बेमेतरा। इसके बाद मूंगफली। कहाँ पे? रायगढ़ में। कहाँ पे? रायगढ़ में। तो ये आपकी मुख्य फसलें हैं। इसके बाद गन्ना। तो आपको पता ही होगा गन्ने के नाम से सबसे पहला जो चीज़ याद आता है वो क्या आता है? कवर्धा शुगर मिल। शुगर मिल फैक्ट्री है ना कवर्धा में, तो कवर्धा में क्या होता है? गन्ना ज़्यादा उगाया जाता है। अब ये आपकी मुख्य फसलें हैं। ऐसा नहीं कि इन्हीं के अलावा और कुछ नहीं उगाया जाता है, भाई उगाया जाता है, सब्जियां उगाई जाती हैं, पर ये मुख्य फसलें हैं। अब इसके बाद बात करते हैं आपका बस्तर प्लेट्यू में, जो आपका पठारी वाला हिस्सा है ना, तो जनरली पठार वाले हिस्से की ना मिट्टियाँ थोड़ी बड़ी रहती हैं, कंकड़ रहती हैं, रेतीली रहती हैं, इसलिए वहाँ पे ना मोटे अनाज वाले जो फसलें हैं ना वो ज़्यादा उगाई जाती है। जैसे आपका धान तो है ही, धान के साथ आपका कोदो, फिर आपका कुटकी, फिर आपका कुल्थी, और क्या उगाया जाता है? मक्का भी उगाया जाता है। मक्का आपका ये जो पोर्शन है ना, या आपका कोंडा गांव वाला पोर्शन, यहाँ पे मक्का अच्छा खासा उगाया जाता है। इसके साथ ही साथ ना आलू की भी खेती की जाती है यहाँ पे, ठीक है। और बाकी सारी जो फसलें रहेंगी वो तो उगाई ही जाएंगी, ठीक है, वो तो ऑब्वियस सी बात है। तो ये क्या रही आपको फसलें अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के आधार पे। याद रखेंगे कि हर एक फसल किसी न किसी आपके जिले से या किसी न किसी क्षेत्र से स्पेसिफिकली जुड़ी हुई है, इसलिए याद करना ये और आसान है। जैसे इसको याद कर लेंगे, आपका छत्तीसगढ़ का जो भूगोल वाला पोर्शन है, जो कृषि वाला पोर्शन है ना पेपर 1 का, वो भी कवर होगा। देखिए आज की क्लास में आपका एग्रीकल्चर का पोर्शन तो कवर हो ही रहा है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के भूगोल का पोर्शन भी धीरे धीरे कवर हो रहा है, ठीक है। तो ये एक टाइप से रिवाइज भी कर रहे हैं और आप एक टाइप से एग्रीकल्चर को पढ़ भी रहे हैं, है ना मजेदार बात। चलिए ये आपका क्या हो गया, फसलें भी हमने पढ़ ली। अब क्या बचा था लास्ट में आपका? सिंचाई। देखिए जरूरी है यार, सिंचाई पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। और जब भी सिंचाई की बात आती है आपकी इरिगेशन की, तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जो इरिगेशन या जो अपवाह प्रणाली है वो सबसे बड़ी कौन सी? आपकी महानदी है, लगभग 56%, फिर गोदावरी है, नर्मदा है, अलग अलग हैं। तो इरिगेशन में जो आपका नॉर्दर्न हिल्स रहता है, ये प्रतिशत पूछा जाता है ना कि कितने प्रतिशत नॉर्दर्न हिल्स में इरिगेटेड एरिया है, कितना छत्तीसगढ़ प्लेन में आपका इरिगेटेड एरिया है, कितना आपका बस्तर प्लेट्यू में इरिगेटेड एरिया है, ठीक है। तो नॉर्दर्न हिल्स में जो आपकी ऊपरी जो हिस्सा है ना नॉर्दर्न हिल में 11% क्षेत्र जो है आपके क्या है? इरिगेटेड है। कितने हैं? 11% क्षेत्र। ये इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज क्वेश्चन है, सीधा सीधा देखना है और टिक मारना है। यहाँ पे अगर आप गलती किए यार तो नंबर जो है ना वो एकदम से चला जाएगा, और ये सॉलिड मार्क्स हैं, आपको तुरंत मिल जाएंगे। इसके बाद छत्तीसगढ़ प्लेन में 43%, 43% जो क्षेत्र है वो क्या रहता है आपका? इरिगेटेड। सबसे कम जो रहता है ना
वो बस्तर प्लेट्यू में है। भाई इरिगेशन सिंचाई का ना बहुत कम स्रोत है, बहुत ही कम स्रोत है। यहाँ के तो कुछ जगह ऐसे जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था ही नहीं है। अगर आप टोटल करेंगे तो इन तीनों का टोटल कितना होगा पता है? 59%। मतलब छत्तीसगढ़ में जो सिंचित आप बोल सकते हैं, सिंचित क्षेत्र कितना है? 59% के आसपास है सिंचाई की सुविधा जहाँ पे है। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा कौन रहता है आपका? छत्तीसगढ़ प्लेन 43%, फिर नॉर्दर्न हिल्स 11%, फिर बस्तर प्लेट्यू 5%। तो ये आपका एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स था, छत्तीसगढ़ का एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। अब चलिए कृषि की बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में कृषि से संबंधित भी कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय, यह आपका पेपर में आया है, एग्रीकल्चर के पेपर में आया है, एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि छत्तीसगढ़ का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो रायपुर में है। कहाँ पे है भाई? रायपुर में है। कहाँ पे है? रायपुर में है। नाम क्या है इसका? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। क्या है? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। कहाँ है? रायपुर में। अच्छा, कुछ खासियत है क्या? कुछ खासियत है क्या? एकमात्र है ये। कब है? जब एमपी से हम अलग हुए तो हमें भी एक कृषि विश्वविद्यालय मिल गया। अच्छा, एक और चीज़ याद रखेंगे कि जो जर्म प्लास बोलते हैं ना, जर्म प्लास मतलब रहता है कि धान की कितनी वेराइटीज़ हैं। ये याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ भारत का पहला और विश्व का दूसरा ऐसा स्थान है या ऐसा जिला है या ऐसा रिसर्च जो आपका लेबोरेटरी है जहाँ पे जर्म प्लास, राइस के जर्म प्लास, धान के जो जर्म प्लास रहते हैं ना, उनकी सबसे ज़्यादा कलेक्शन है। कलेक्शन बैंक की बात की जाए ना तो छत्तीसगढ़ भारत का पहला और विश्व का दूसरा। मतलब समझ सकते हैं धान की कितनी ज़्यादा जर्म प्लास हम कलेक्ट करके रखें। क्या है? इंडिया का फर्स्ट और वर्ल्ड का सेकेंड कौन है भाई? छत्तीसगढ़। और ये आपका ना IGKV इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में इसके लिए एक अलग से लेबोरेटरी बनाई है। डॉक्टर RH रिछाड़िया नाम की लेबोरेटरी है। ठीक है, वहाँ पे रखा गया जर्म प्लास को बहुत सुरक्षित तरीके से। आप कभी जाइए घूमने के लिए, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के बाद मैंने बात की थी क्या? छत्तीसगढ़ सॉइल की। पहले तो हमने एग्रो क्लाइमेटिक के बेस पे सॉइल पढ़ा था कि अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स पे क्या क्या सॉइल्स हैं। अब छत्तीसगढ़ की सॉइल्स पढ़ते हैं। ठीक है, सॉइल ऑफ छत्तीसगढ़। सॉइल ऑफ छत्तीसगढ़ तो मेनली छत्तीसगढ़ में जो मिट्टियां पाई जाती हैं उसमें सबसे पहला है लेटेराइट, दूसरा है ब्लैक सॉइल और तीसरा है रेड सॉइल। तीन ही मिट्टियां पाई जाती है। ठीक है, हाँ चलो, तीन ही मिट्टी पाई जाती है क्या? अब कुछ लोग बोलेंगे कि 3 नहीं सर 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। आप तो 3 ही लिखे, 2 और कहाँ गए? तो 2 कहीं नहीं गए। क्या है आपका जो रेड सॉइल रहता है ना, वो वापस से 3 हिस्से में आपका विभाजित हो जाता है। क्या होता है? 3 हिस्से में विभाजित हो जाता है। एक को बोला जाता है आपका रेड, यहां पे लिख देता ना, लोमी सॉइल, मतलब लाल दोमट मिट्टी। एक को बोला जाता है रेड सैंडी सॉइल, लाल रेतीली मिट्टी। और एक को बोला जाता है रेड येलो सॉइल, लाल पीली मिट्टी। समझ आ गया? क्या है आपका मेन? तो आपका लेटराइट है, ब्लैक है, रेड है। रेड को फिर किस में डिवाइड किया गया है? 3 हिस्से में। इसीलिए टोटल जो छत्तीसगढ़ में मिट्टी पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है? 5। अब आप बोलेंगे कि रेड को अलग से क्यों लिखे? क्योंकि आपको एक साल PSC में क्वेश्चन पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में कौन सी मिट्टी ज्यादा पाई जाती है? लाल मिट्टी। वहाँ लाल पीली, लाल सैंडी ये सब नहीं पूछा गया था, सीधा मिट्टी पूछा गया था। काली है कि लेटेराइट है कि आपका रेड है या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा जो रहता है वो रेड सॉइल पाया जाता है। कितना प्रतिशत पाया जाता है पता है आपको? 85 से 90% तक, कभी कभार इससे भी ज़्यादा हो जाता है। अभी कैसे होगा मैं बता देता हूँ। ये जो सीरीज में मैंने लिखा नहीं, जानबूझ के मैंने लिखा है। ये जो सबसे नीचे है ना रेड येलो, ये सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। उसके बाद रेड सैंडी, उसके बाद रेड लोमी, उसके बाद ब्लैक सॉइल और सबसे कम जो है लेटराइट सॉइल पाया जाता है। कितना पाया जाता है? रेड येलो जो सॉइल रहता है ना, वो छत्तीसगढ़ में 50 से 55% तक पाया जाता है। मतलब इसको मैं और एक बार अच्छे से डायग्राम में बताऊंगा। चलिए, आपको डायग्राम के थ्रू अगर समझ आएगा तो ज़्यादा से, यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही गोद दिया हमने। मैप को देख के पढ़ेंगे ना तो आपको सॉइल ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। ठीक है, एक बार हम सब इस डिस्ट्रिक्ट्स का नाम लिख देते हैं वापस से। ये आपका कोरिया, ये आपका सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर
और ये है, सॉरी ये सूरजपुर है, ये है सरगुजा, ठीक है। फिर यहाँ से आपका आ जाता है राजनांदगांव, फिर आपका कवर्धा, फिर है मुंगेली, फिर पेंड्रा मरवाही वाला जो रीजन है, फिर यहाँ पे है आपका कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़, फिर ये आपका दुर्ग है, दुर्ग के ऊपर बेमेतरा, यहाँ है बालोद, फिर आपका रायपुर, रायपुर के ऊपर बलौदा बाजार, रायपुर के नीचे धमतरी, यहाँ पे है आपका महासमुंद, यहाँ पे है आपका गरियाबंद, यहाँ पे है आपका कांकेर। अब इधर से स्टार्ट कीजिए तो क्या आ जाएगा, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और यहाँ बीच में दंतेवाड़ा, ठीक है। हो गए डिस्ट्रिक्ट्स के नाम। अब जो रेड येलो सॉइल है ना, जिसको मैंने कितना बोला है 50 से 55%, ये ऑलमोस्ट आपके छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। 50 से 55 मतलब वेटेज देख रहे हैं कितना ज़्यादा है, आधा क्षेत्र में तो यही पाया जाता है। इसके बाद रेड जो आपका सैंडी सॉइल है, ये आपका 25% के एरिया में पाया जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है। 20-25 या 25 से थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन 25 याद रखेंगे। रेड लोमी सॉइल जो है वो आपका 10 से 15% क्षेत्र में पाया जाता है। अब तीनों का अगर आप टोटल कीजिए तो देखिए कितना हो गया, 50, 20, 70, 50, 20, 70, 5, 75 और 10, 85। यहाँ मैंने लिखा था 85 और 90 भी हो जाएगा। कभी कभार देखिए, अब अगर 55 को लेंगे तो 55 और 25 कितना हो गया, 50, 20, 70, 80, 90, 95। तो ये भी दिक्कत रहता है ना, ठीक है, ये भी दिक्कत है कि भाई पूरा का पूरा तो रेड सॉइल ही खींच ले रहा है, तो आपका ब्लैक और लेटराइट क्या है, बहुत कम, 5 से 10%। ये दोनों का वेटेज 5 से 10% के आसपास होता है। कितना होता है, 5 से 10%। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेटराइट से पढ़ते हैं। लेटराइट मिट्टी कुछ रहता है ना, वो लोकल लैंग्वेज में भाटा मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भाटा, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा जाता है, भाटा मिट्टी कहा जाता है। और ये ना न्यूबॉर्न सॉइल रहती है, नई नई निर्मित मिट्टी है। चट्टानों के टूटने से जो नई मिट्टी बनी रहती है ना, जहाँ हॉरिजोन्स रहते हैं, जब हम सॉइल की क्लास पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ आएगा। संस्तर रहती है मिट्टी की, अलग अलग संस्तर पाए जाते हैं, ओ संस्तर, ए संस्तर, बी संस्तर, सी संस्तर, आर संस्तर, कभी कभार आपका ई संस्तर भी पाया जाता है। तो संस्तर रहते हैं, लेयर्स रहते हैं, ठीक है। तो जो लेटराइट सॉइल रहती है ना, उसमें ऊपरी सतह जो है या ऊपरी लेयर रहता है ना, वो विकसित नहीं रहता, नई निर्मित मिट्टी रहती है। अच्छा, इसकी और क्या खासियत है लेटराइट मिट्टी की, तो लेटराइट मिट्टी जो रहता है ना, इसमें बालू के कण या कंकड़ के कण ज़्यादा पाए जाते हैं। कंकड़ के कण ज़्यादा पाए जाते हैं। क्यों, नई नहीं बनी है, चट्टानों के टूटने से बनी है। चट्टान पूरी तरीके से टूटे ही नहीं है। जब पूरी तरीके से टूट जाएंगे ना, तो वो पूर्ण मिट्टी कही जाती है, जो कंप्लीट सॉइल कही जाती है। याद रखेंगे, सॉइल भी ना 3 तरीके से विभाजित रहती है। सॉइल की क्लास में इसको बहुत अच्छे समझेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ। एक रहता है आपका सैंड, एक रहता है आपका सिल्ट और एक रहता है आपका क्ले। सैंड को बोलते हैं रेतीली मिट्टी, सिल्ट को सिल्टी कहा जाता है, क्ले को मृत्तिका कही जाती है। ये सबसे बारीक कण होता है और ये सबसे बड़ा कण होता है। तो जो आपका लेटराइट है ना, वो सैंड या स्टोन्स पाए जाते हैं, और इसीलिए लेटराइट सॉइल का उपयोग सामान्यतः कृषि कार्य के लिए नहीं किया जाता है। इसका मुख्य रूप से जो उपयोग किया जाता है ना, किसमें किया जाता है, आपके जो घर बनाने में या भवन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर है। सेकेंड है आपका ब्लैक। अच्छा, लेटराइट सॉइल पाया कहाँ जाता है भाई, ये भी तो जानना आपको जरूरी है ना। तो लेटराइट सॉइल जो है ना, वो जनरली आपके जो जशपुर वाला रीजन है ना, सरगुजा संभाग में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। पर अगर आपको एरिया पूछ रहा है तो ये जसपुर वाले एरिया में ना सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसको छोड़ के आपका ये जो बलरामपुर जो एरिया है ना, ये बलरामपुर और ये जो सूरजपुर वाला एरिया है, यहाँ पे पाया जाता है। साथ ही साथ इसका कुछ हिस्सा आपके सरगुजा क्षेत्र में भी पाया जाता है। अब देखिए, कोरिया या जो आप बात करेंगे इधर रायगढ़ वाले हिस्से पे, यहाँ पे जो रहती है ना, इसको कैलकुलेट बहुत कम मात्रा पाई जाती है। मोस्ट कहाँ, आपका जसपुर में, उसके बाद आपका बलरामपुर और जो सूरजपुर वाला हिस्सा है, और इसका कुछ पार्ट कहाँ टच करता है, सरगुजा को। क्लियर है। ये क्या था आपका लेटराइट सॉइल। अच्छा, इसका कुछ हिस्सा ना आपके जगदलपुर वाले रीजन में भी पाया जाता है। जगदलपुर मतलब ये बस्तर वाले जो रीजन है ना, यहाँ पे भी इसका कुछ पॉइंट क्या रहता है, पाया जाता है, कुछ बहुत कम। इसके बाद बात करते हैं ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी को। इसको ना नॉर्मल लैंग्वेज में भर्री भी कहा जाता है, या इसको चीखा भी कहते हैं, कि इस मिट्टी में ना चीखा ज़्यादा पाया जाता है। ये तो आपका पीएससी में पूछा ही गया सवाल था कि चीखा किस मिट्टी में पाया जाता है। क्ले सॉइल, ठीक है, क्ले सॉइल या फिर ब्लैक सॉइल जिसको बोलते हैं। क्ले तो पार्टिकल का हो गया, सॉइल का नाम क्या है, ब्लैक सॉइल में चीखा ज़्यादा पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, भर्री बोलते हैं। और इसका एक और नाम भी है कन्हार। भाटा मटारसी डोरसा कन्हार हमने पढ़ा था ना। तो ब्लैक सॉइल को 2 नाम क्या क्या थे आपके, भर्री और दूसरा नाम जो क्या है, कन्हार।
क्या है, कन्हार नाम से भी जाना जाता है। ये मिट्टी सबसे अच्छी रहती है और विकसित रहती है क्योंकि इस मिट्टी की जल धारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, अगर पूछ रहे ना किस सॉइल की सबसे बेटर है इनमें से, तो याद रखेंगे ब्लैक सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण करने की क्षमता बहुत अच्छी पाई जाती है और इसीलिए इसमें जो फसलें हैं बहुत अच्छा विकास करती है, ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, इल्ड आपको अच्छी देती है। साथ ही साथ अच्छा पता है ब्लैक सॉइल को एक और नाम से भी जाना जाता है, देखिए धीरे धीरे याद आ रहा है, इसको ना कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, काली कपाशी मिट्टी, क्योंकि ब्लैक सॉइल में कपास जो आपकी फसल रहती है ना ये बहुत अच्छी होती है। क्या होती है, बहुत अच्छी रहती है। इसलिए आप देखेंगे जो आपका मुंगेली वाला पोर्शन है या जो आपका कवर्धा राजनांदगांव वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे कुछ जगहों पे आपकी कपास की खेती की भी जाती है। मुंगेली में तो एक पोर्शन आपका वो जगह मुझे याद नहीं आ रहा है, एग्रीकल्चर जो इंजीनियरिंग कॉलेज है ना उसके आसपास के एरिया में ही कपास की खेती की जाती थी, मैंने देखा था एक बार। तो ब्लैक सॉइल में आपका क्या है, कॉटन बहुत अच्छा होता है, साथ ही साथ आपका गन्ना बहुत अच्छा होता है, ठीक है, और जो नॉर्मल आपकी फसलें हैं वो तो अच्छी होंगी। अब देखिए चीखा है, चिखला है, मतलब आपका धान के लिए तो यार ये वरदान टाइप्स है ना, धान आप देखेंगे चिखला मिट्टी में तो ज़्यादा रहता है, तो ब्लैक सॉइल में आपकी धान की खेती भी अच्छी होती है। अब आता है कि ब्लैक सॉइल कहाँ पाया जाता है, तो ब्लैक सॉइल ना ये राजनांदगांव, कवर्धा और मुंगेली, साथ में जो बेमेतरा वाला हिस्सा है ना इसमें ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। कहाँ, राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, बेमेतरा वाला, इसका कुछ पोर्शन बिलासपुर को टच करता है, बहुत कम पोर्शन जो है वो बिलासपुर को टच करता है। क्यों, क्योंकि देखिए यार ये मुंगेली से सटा हुआ जगह है आपका, इसलिए इसका कुछ पोर्शन बिलासपुर को टच कर भी सकता है। ये तो आपका प्राइमरी रहा। इसके अलावा जो आपका ब्लैक सॉइल है ना वो आपका रायपुर, गरियाबंद और महासमुंद, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना इस एरिया में भी थोड़ा सा पाया जाता है। कहाँ पे, रायपुर, गरियाबंद और आपका महासमुंद वाले इलाके में भी। प्राइमरी कहाँ पाया जाएगा, राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, बेमेतरा और कुछ पोर्शन बिलासपुर का, साथ ही साथ रायपुर, गरियाबंद और मुंगेली के कुछ हिस्सों में। कौन सा है आपका, ब्लैक सॉइल। क्लियर है। इसके बाद रेड सॉइल। अच्छा देखिए रेड सॉइल का रेड होने का रीज़न क्या है, जैसे काली मिट्टी का मैं बता देता हूँ, काली मिट्टी का ना फेरिक टाइटेनियम एक एलिमेंट रहता है, फेरिक टाइटेनियम के कारण इसका कलर जो रहता है ब्लैक रहता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। क्या है, फेरिक टाइटेनियम। वैसे ही रेड कलर जो रहता है ना वो आयरन की वजह से होता है, आयरन की उपस्थिति के कारण आपकी मिट्टी क्या हो जाती है, लाल हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले पढ़ते हैं रेड लोमी सॉइल, जो आपकी लाल दोमट मिट्टी है जिसका वेटेज कितना है, 10 से 15% है। तो देखिए दोमट मिट्टी है और दोमट मिट्टी बहुत उपजाऊ रहती है। क्या रहती है, दोमट मिट्टी बहुत उपजाऊ रहती है और इसके लाल होने का रीज़न क्या है, आयरन की उपस्थिति के कारण होता है। ये छत्तीसगढ़ के 10 से 15% क्षेत्रफल में पाई जाती है और इस मिट्टी में सामान्यतः बहुत सारे प्रकार के फसल आप उगा सकते हैं क्योंकि दोमट है भाई, उपजाऊ है, ठीक है। अब ये पाया कहाँ जाता है रेड लोमी सॉइल, तो रेड लोमी सॉइल जो आपका रहता है ना जनरली आपका इस वाले हिस्से में पाया जाता है। कहाँ पे, ये कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा, इस हिस्से में पाया जाता है। मेनली जो पाया जाता है वो दंतेवाड़ा और सुकमा वाले हिस्से में रहता है यहाँ पे, ठीक है। कहाँ रहता है, यहाँ वाले, और इसका कुछ पोर्शन कोंडागांव को और कुछ पोर्शन सुकमा को टच करता है। क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं रेड सैंडी सॉइल, लाल रेतीली मिट्टी। वेटेज देखिए 25%, बहुत ज़्यादा है। और ये रेतीली मिट्टी होने के कारण इसमें कंकड़ या जो कण रहते हैं ना, बड़े पार्टिकल्स की संख्या ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए इनका उपयोग भी सामान्यतः कृषि कार्य में नहीं करते हैं। इसमें कुछ फसल आप उगा सकते हैं, जैसे आपका जो कंद वाली फसलें हैं वो उगा सकते हैं, जो मोटे अनाज हैं जैसे आपका कोदो है, कुटकी है, ये सारी फसलें आपकी रेड सैंडी सॉइल में अच्छी उग सकती है, ठीक है। पर सामान्यतः जो आपकी मेन क्रॉप्स है ना इसमें नहीं उगाई जाती क्योंकि इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ना बहुत कम पाई जाती है। देखिए नाम में ही सैंडी, और मैंने सैंडी क्या बोला, बड़े पार्टिकल्स हैं, बड़े पार्टिकल्स हैं तो जल धारण ग्रहण करने की जो क्षमता है ना वो कम पाई जाती है। अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका स्टार्ट होता है राजनांदगांव से, ठीक है, राजनांदगांव, कांकेर, ठीक है, और इसी के साथ ही साथ ये जो वाला हिस्सा है आपका बालोद वाला हिस्सा, यहाँ होते हुए ना ये ऐसे, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ना आपका, ये जो बच गया, ये रेड लोमी सॉइल को छोड़ के जो पोर्शन बच गया आपका, कौन कौन सा है आपका, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, राजनांदगांव, या आपका बालोद और कुछ पोर्शन आपका कोंडागांव का, इस पोर्शन में आपका क्या पाया जाता है, रेड सैंडी सॉइल, 25% वेटेज रहता है। एंड लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट
आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी। याद रखेंगे, अगर आपको लाल, काला, लेटराइट ये सब पूछ रहा है तो रेड होगा आंसर। अगर स्पेसिफिकली दिया है वहां पे रेड, येलो, रेड सैंडी, रेड लोमी या फिर ब्लैक सॉइल, तो याद रखेंगे कौन सा है आपका लाल पीली मिट्टी। कितना प्रतिशत है? 50 से 55। अब ये जो आपका पोर्शन बच गया है ना, ये वाला पोर्शन, ये पूरा, ये किसका है? रेड येलो सॉइल का। किसका है? रेड येलो सॉइल का। अच्छा, इसके रेड और येलो होने का रीजन क्या है? रेड और येलो होने का रीजन भी है इसका, ये भी याद रखेंगे, फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड। ये रीजन है इसके लाल और पीले होने का। क्या है? फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। अब एक और चीज बात आती है कि जो रेड येलो सॉइल है, ये तो इतना ज्यादा एरिया कवर किया, ये बना कहां से है? तो गोंडवाना शैलक्रम के चट्टान से आपका लाल पीली मिट्टी बनी है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें आर्कियन युग के भी कुछ चट्टान है। अच्छा, मैं ब्लैक सॉइल का बताना भूल गया था कि ब्लैक सॉइल जो है ना, वो जनरली बेसाल्ट चट्टान से बनी है। बेसाल्ट शैलक्रम के जो चट्टान है ना, उसके अपक्षय से बनी है। जबकि लाल पीली मिट्टी आपका आर्कियन और गोंडवाना जो रहता है ना, गोंडवाना मेन है, गोंडवाना शैलक्रम के चट्टानों से बना है, उसके टूटने से, आर्कियन शैलक्रम के चट्टान से। तो ये आपका क्या था? सॉइल ऑफ छत्तीसगढ़। हमने सॉइल ऑफ छत्तीसगढ़ देख लिया, हमने उसका परसेंटेज देख लिया, हमने उसका वेटेज देख लिया, हमने क्रॉप देख लिया, हमने एरिया देख लिया। तो यही तो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ छत्तीसगढ़ प्लस सॉइल ऑफ छत्तीसगढ़। तो यहाँ से अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ प्लेन में सॉइल पाई जाती है ना, भाटा, मटासी, डोरसा और कन्हार, इसके भी ना कुछ नाम है, मैं आपको बता देता हूँ। भाटा मिट्टी को तो आपने जाना होगा, क्या बोलते हैं? लेटेराइट। जो मटासी मिट्टी रहता है ना, इसको बोला जाता है लाल पीली मिट्टी। क्या बोला जाता है? लाल पीली मिट्टी। डोरसा मिट्टी जो रहती है ना, वो लाल पीली प्लस आपका काली मिट्टी का मिश्रण रहता है। और यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। डोरसा आपका एक साल पूछा है कि डोरसा मिट्टी किसका मिश्रण है? लाल पीली मिट्टी प्लस काली मिट्टी का मिश्रण है। और जो कन्हार है उसको क्या कहा जाता है? काली मिट्टी। तो हम ये बोल सकते हैं कि सबसे पहले लेटराइट, उसके बाद लाल पीली और काली, और इन दोनों के मिक्सचर से क्या बन गया? डोरसा। ये चीज़ मुझे बतानी थी, अचानक से मुझे याद आया, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ से कोई डाउट अगर आपको आ रहा है तो आप बिल्कुल पूछिएगा, आपके डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। तो थैंक यू सो मच।